हेलो बच्चों, शॉर्ट रिवीजन की अगली सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। तो बेटा 5 मिनट में अंदर, 5 नहीं 10 मिनट तो कम से कम लगेगा ही। ठीक है भैया, कुछ चमत्कार नहीं होता भैया, कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत कुछ जड़ी बूटी दे दिया जाए और आप जीवित हो जाएंगे, नहीं। पढ़ने का एक प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, 10 मिनट में मैं छोटे छोटे फार्मूलों को आपके सामने पहुंचा रहा हूं, तो एक नजर देख लेंगे तो आपका भला जरूर होगा, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। चलिए आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे बेटा, 3-4 भी हो सकता है। हाँ, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहां से शुरुआत होती है बेटा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से शुरुआत होती है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें निकली हुई हैं, देख लीजिए। निकलने को तो भैया क्या है आपका, हाँ बहुत चीजें निकली हुई हैं। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका इलेक्ट्रिक करंट निकला हुआ है, इलेक्ट्रिक सेल निकला हुआ है, ग्रुपिंग सेल निकला हुआ, किरचॉफ्स लॉ निकला हुआ है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर तो अब सिलेबस से क्या है, हट गया है। मीटर ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस है, बहुत चीजें हैं। इसीलिए 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम। करंट डेंसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी है, ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, ये सब चीजें हैं। तो बेटा सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली चीज करंट, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेटा I इक्वल टू क्यू बाई कितना होता है, T। और ये भी याद रखना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी जो होता है, करंट होता है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। इतना आप लोग जरूर याद रखना। फिर उसके बाद आता है करंट डेंसिटी। ये देखो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी किसी भी एरिया से पास करने में, ये देख लीजिए करंट डेंसिटी क्या है, किसी भी एरिया से पास करने के लिए करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन ए। जैसे मान लो कोई भी एरिया इस तरह से दिया है, इससे कोई वायर करंट का पास कर रहा है, मान लो एरिया ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ए होगा और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इससे कितना एंगल बनाएगा, थीटा। इसका जब आप देखेंगे कंपोनेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ये कहा जाता है करंट डेंसिटी J इक्वल टू जो होता है वह क्या होता है, I बाई ए कॉस थीटा होता है। याद रखना करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पे देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ याद रखना, J इक्वल टू सिग्मा ई। देखिएगा भैया J इक्वल टू, हाँ सिग्मा ई, मतलब J जो होता है सिग्मा ई के बराबर होता है, ठीक है ना भाई। फिर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए ये क्या होता है, I अपॉन एन ए, या इसी को एक और चीज याद रखना, ई बाई एम इंटू क्या, टाउ भी याद रखना। याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाउ पे डिपेंड करता है। इस पर देखो टेस्ट में कई क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो एक चीज और याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी इक्वल टू I अपॉन एन ए, J अपॉन एन ई। J का मतलब करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी अपॉन क्या, एन। एन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, याद रखना एन का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहां पे मोबिलिटी एक वर्ड आता है, हो सकता है डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाए। मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को हम कहते हैं E बाई एम इंटू टाउ, E बाई एम इंटू टाउ, जहां टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है भाई। ओम्स लॉ में ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ क्या होता है, J इक्वल टू सिग्मा ई, ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बोला जाता है। या V इक्वल टू आई आर, V बाई आर, आई आर तो ये वेक्टर है नहीं, लेकिन J भी देखिए वेक्टर है, E भी वेक्टर है भाई, J भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, तो ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है। और ये V इक्वल टू कितना हो गया, आई आर हो गया। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बेटा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, हाँ रेजिस्टेंस का, ये देखिए रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फार्मूला, रेजिस्टेंस R इक्वल टू जो होता है, ये देखिए रो एल बाई ए होता है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन रो जो होता है लेंथ और एरिया पे नहीं डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा रो, हाँ रो, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कांस्टेंट, जैसे तार को अगर स्ट्रेच करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो रेजिस्टेंस होता है रो यल स्क्वायर अपॉन कितना होता है, वॉल्यूम होता है। याद रखिएगा अगर खींच कर लेंथ n गुना कर दिया गया तो रेजिस्टेंस n गुना हो जाएगा, या यही इसके टर्म में रो वॉल्यूम अपॉन कितना होता है, एरिया का स्क्वायर। खींच के एरिया अगर n गुना घटा दिया गया तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। रेडियस अगर n गुना कम कर दिया गया तो रेजिस्टेंस n पे 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा देख लीजिएगा यहां इस फार्मूले से। तो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में रो एल स्क्वायर बाई वी, रो वी अपॉन कितना, ए स्क्वायर। ईएमएफ क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन चार्ज को हम ईएमएफ कहते हैं। याद रखिएगा वर्क अपॉन चार्ज को हम क्या कहते हैं,
ईएमएफ कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा होती है वही ईएमएफ की परिभाषा होती है। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होती है किसके, कंडक्टिविटी की, ठीक है, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, जे अपॉन ई, सिग्मा अपॉन क्या इक्वल टू क्या होता है, जे अपॉन ई होता है, सिग्मा इक्वल टू जे अपॉन ई होता है। फिर आते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में याद रखिएगा, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है, जनरली दो रहते हैं, दो का ही होता है। अब इसमें एक और चीज याद रखना, डिवीजन, पोटेंशियल का डिवीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, R1 है बेटा, R2 है, उनपे V वोल्ट क्या है, डिवाइड करना है। ये देखो V वोल्ट डिवाइड करना है, देखो V वोल्ट डिवाइड करना है। तो याद रखना इसका जो रेजिस्टेंस V1 इक्वल टू होगा V R1 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, और इसका बेटा जो होगा V2 इक्वल टू क्या होगा, V R2 अपॉन क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। ये काम कर देना। और यही अगर करंट तुमको डिवाइड करना है दो रेजिस्टेंसों में बच्चा, जैसे करंट डिवाइड करना है, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस क्या दिया है, ये देखो एक रेजिस्टेंस R1 दिया है और एक रेजिस्टेंस बच्चा क्या दिया है, R2 दिया है, और तुमको करंट डिवाइड करना, मान लो इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। देखना करंट डिवाइड करना है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट डिवाइड करना है तो ये देखो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो I1 इक्वल टू I, और ये क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये देखो ये I2 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, I R1 अपॉन कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये वोल्टेज और करंट का डिवीजन हो गया। हाँ, सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन, पैरेलल में करंट का डिवीजन। तो याद रखना इसमें जब करंट डिवाइड करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस लेते हैं I R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसमें जब वोल्टेज डिवाइड करते हैं तो इसी का रेजिस्टेंस लेते हैं V R1, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हाँ देख लीजिएगा इस पे कैसे कैसे रेजिस्टेंस जो है वह वेरी करता है। तो देखिए बेटा मेटल का जो अल्फा होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए मेटल के केस में याद रखना अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ता है और कंडक्टिविटी घटता है। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा निगेटिव होता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटता है और कंडक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। कंडक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके ग्राफ भी ध्यान दीजिएगा, जैसे ये रोटी ग्राफ मेटल के लिए है, एनसीईआरटी बनाया, तो रोटी ग्राफ मेटल के लिए देखो ऐसे होता है, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से है। और फिर इसी तरह से यहां पे रोटी ग्राफ याद रखना किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए रोटी ग्राफ ये होता है, ठीक है ना भाई। और इस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में जो फार्मूला दिया है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, इस पे आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे, इस फार्मूले पे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या दे रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में चर्चा कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में क्या होता है याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में ध्यान दें, किसी भी अगर इस तरह का सर्किट दिखती है और R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4 हो, या R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 हो, R1 बाई R2 R3 बाई, तो उसमें हम कहते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसमें क्या होता है, C और D का पोटेंशियल आपस में बराबर होता है। अगर C और D का पोटेंशियल आपस में बराबर होता है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाती है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं, तो फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, फिर बाकी क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। याद रखना ये इसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम तब होती है जब सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं और कम होते हैं, मतलब R1 R2 R3 R4 बेटा बराबर हो और कम हो इसकी वैल्यू, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर दूसरी बात याद रखना, अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे सेल और गैल्वेनोमीटर को अदल बदल दिया जाए, तो याद रखना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात कान खोलकर सुन लो, ठीक है, अगर इसमें क्या हो, जैसे देखो ये सेल लगा हो, ये देखो की हो, और गैल्वेनोमीटर हो, यहां की हो, तो हम सेल्फ इंडक्शन को अवॉइड करने के लिए, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सबसे पहले सेल की को दबाते हैं, तब गैल्वेनोमीटर की को दबाते हैं। सबसे पहले सेल की को दबाते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर की को दबाते हैं। तो ये बात याद रखना बेटा किसमें, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा, मीटर ब्रिज में, चलिए मीटर ब्रिज में, तो मीटर ब्रिज में क्या है बच्चों, मीटर ब्रिज में ध्यान देना, मीटर ब्रिज से हम क्या करते हैं, किसी भी सेल के
अननोन रेजिस्टेंस को हम पता कर सकते हैं सॉरी सेल नहीं, किसी भी वायर के अननोन रेजिस्टेंस को। तो इसके लिए क्या होता है, ध्यान दो, ये आपका ये क्या होता है, एक आर्म होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस होता है आर, एक यहां क्या होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है यस, और ये देखो ये आपका क्या हो गया वायर ए बी, ये देखिए वायर ए बी हो गया, और ये देखिए इसी में ये क्या हो गया सेल हो गया, इसी में क्या हो गया ये सेल हो गया। तो इसके लिए देखिए ये गैल्वेनोमीटर लगाए रहते हैं, ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, और मान लीजिए यहां से बैलेंस लेंथ कितनी आती है यल, और ये कितना हो गया 100 माइनस यल हो गया। तो याद रखना ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसमें क्या होता है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई यस, मतलब यल अपॉन 100 माइनस यल इक्वल टू क्या होता है R बाई यस। अब इसमें जो भी अननोन हो, चाहे आर हो चाहे यस हो, आप उसकी वैल्यू यहां से क्या है फाइंड कर सकते हैं। यह मीटर ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज पे एकदम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है ना, तो मीटर ब्रिज पे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिर पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है, निकाल दिया है, तो पोटेंशियोमीटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जेई के क्वेश्चन में गलती से आ गया था, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीट में एकदम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो एक ही पेपर बनना है ना, तो इसलिए नहीं आएगा। फिर हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या होता है बेटा। तो किरचॉफ्स में देखिए दो तरह के लॉ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो लॉ का मतलब एक होता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ का मतलब होता है, याद रखना, किसी भी पॉइंट पर मिलने वाले, जंक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, यानी किसी भी पॉइंट पर मिलने वाले सारे करंट का अलजेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। और याद रखना, हो सकता है पूछ दे, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या चार्ज। फिर लूप लॉ जो होता है, लूप लॉ पे बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, जैसे नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस आएगा तो सिंपल एक लाइन में आपसे कहेगा किरचॉफ्स लॉ को आप बताएं। तो किरचॉफ्स लॉ का सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, और किसी भी लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ जो होता है वह क्या होता है 0 होता है। सारे ईएमएफ का अलजेब्रिक सम जो होता है वह 0 होता है, ठीक है ना भाई, तो इस बात को ध्यान देना। फिर चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सेलों के बारे में, किसके बारे में, सेल। तो सेल के बारे में चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम ईएमएफ की डिफिनीशन पढ़ते हैं। किसकी डिफिनीशन, ईएमएफ। ये देखिए ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जानते हैं, इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल में ये देखिए ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होता है, वर्क अपॉन क्या होता है चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, याद रखिएगा, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सेल चार्जिंग मोड में है तो पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना V इक्वल टू E प्लस IR है, ठीक है। इसका ग्राफ भी ध्यान देना, इसका ग्राफ V इक्वल टू क्या होता है IR प्लस E, ठीक है, कब चार्जिंग मोड में है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, V और I के बीच का Y इक्वल टू MX प्लस C का ग्राफ होगा। और यही अगर डिस्चार्जिंग मोड में होता है तो देखो बेटा याद रखना V इक्वल टू E माइनस IR, या V इक्वल टू क्या कहते हैं इसको माइनस IR प्लस E, यानी V और E के बीच का ग्राफ क्या होगा, ये देखिए V और देख लेना किसके बीच है I, ये ग्राफ होगा, देख लो, जिसमें ये वैल्यू क्या कहलाती है ईएमएफ, देखना ये जो बता रहे हैं उस पर क्वेश्चन बन सकता है, और ये वैल्यू जो होती है वो आपका I है, तो इसका मतलब ये क्या होगा माइनस R होगा, मतलब स्लोप जो होगा माइनस R, और इंटरसेप्ट जो होगा वह कितना हो जाएगा E। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये सेल हो गया। अब सेल में ही देखिए एक बात, आप सेल का ईएमएफ जानते होंगे, सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो सेल का ईएमएफ कुछ फैक्टरों पे बेटा डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ फैक्टरों पे, हाँ, मतलब डिपेंड करता है सेल का। उसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ फैक्टरों पे डिपेंड करता है, तो इसको मैंने क्लास में लिखवाया है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना भैया। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस के, ये देखिए जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता जाएगा, और जितना एरिया डिप होगा उतना ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये ध्यान दीजिएगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है कैपिटल R E बाई V माइनस क्या होता है 1। ये देखिएगा कैपिटल R E बाई V माइनस कितना होता है 1 होता है, E बाई V माइनस कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर दो सेल अगर आपस में कनेक्ट हैं पैरेलल में, कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो सेम पोलैरिटी में, जैसे पैरेलल में कहने का मतलब कैसे, जैसे एक देखिए एक सेल ऐसे कनेक्ट है E1 और ये का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक सेल ऐसे कनेक्ट है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये देखिए कनेक्ट है, और किससे कनेक्ट है भैया, ये ध्यान दीजिए, ये कनेक्ट है कहीं बाहर, तो इनका जो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, देखिए अगर प्लस प्लस कनेक्ट है तो इनका नेट ईएमएफ, ध्यान देना बेटा, इनका नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा E1R2। ये देखिए नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये क्या दिया है E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2,
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस कितना R2। देखिएगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्वल टू R1 R2 अपॉन कितना R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये नेट ईएमएफ हो गया, क्या हो गया, ये नेट ईएमएफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है दूसरी चीज क्या है बेटा, ये भी सेलों को जोड़ा है। हाँ, दो सेल अगर प्लस माइनस जुड़े हों तो नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 हो जाएगा। हाँ, तो सेल को इस तरह से जोड़ा है। तो इतनी चीजें आपके क्या है इस चैप्टर में बेस्ड हैं। ठीक है ना बच्चा लोग, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, थैंक यू।